जो आम बच्चा है, जो भारत का बच्चा है और वो विदेश जाना चाहता है, इस तरह से वो भारत से बाहर जाके जॉब पा सकता है। थोड़ा सा हार्ड हो जाता है बच्चे के लिए कि अभी स्टडी करके निकले हो। एआई आ रहा है, इतना बड़ा चेंज ये आने वाला। ये वक्त जो भी कंपनीज कर रही हैं अभी, जैसे कोई रिपोर्ट जनरेशन का काम है, तो मालूम है डेटा फीड किया, रिपोर्ट जनरेट करनी है, तो ऐसे वर्क्स तो डेफिनेटली एआई करेगा। वहाँ एक वेजिटेरियन होने के नाते कितना मुश्किल हो जाता है सरवाइव करना। कि बीइंग वेजिटेरियन थोड़ा सा मुश्किल होता है, मोस्टली नॉन वेज लोग प्रेफर करते हैं चीज़ों में। कितना सस्ता है वेज वर्सेस नॉन वेज। वेज में हमेशा कॉस्टलियर रहता है। वहाँ की मेडिकल फैसिलिटीज़ यूके वर्सेस इंडिया, आपको क्या लगता है कौन सी बेहतर है? वहाँ पे जी बिल्कुल डिफरेंट है कल्चर, स्पेशली फॉर मेडिकल लाइन। कोई भी चीज़ बिना अपॉइंटमेंट की नहीं होती वहाँ के लोग इस प्रोसेस को कैसे मैनेज कर पा रहे हैं और हमसे ज़्यादा क्यों वो हेल्दी हैं? हेल्थ को लेके बहुत कॉन्शियस हैं वो लोग। वो फिर भी हमसे ज़्यादा क्यों अचीव कर पाते हैं, हमसे ज़्यादा क्यों डेवलप्ड हैं? यहाँ 14-14 घंटे बंदे एक दिन में काम कर रहे हैं, वहाँ 8-9 घंटे में वो लोग सेम चीज़ अचीव कर पा रहे हैं। और उसका रीज़न भी है, वहाँ की गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करती है चीज़ों को। मैक्सिमम वर्किंग आवर्स है वीकली, दैट इज़ 37.5। तो अनुज कैसे हैं आप? बढ़िया राहुल जी, आप बताएं। मैं बढ़िया सर। तो बताइए आप अपनी जर्नी के बारे में कुछ, कैसे आपने स्टार्ट किया, कैसे आप एक आईटी इंजीनियर बने, कैसे आप यूके पहुँचे, तो कुछ अपने बारे में बताइए। तो बेसिकली ये जर्नी स्टार्ट होती है गांव से। मथुरा के एक छोटे से गांव से हूँ मैं, और एक टिपिकल मिडिल क्लास फैमिली, डैडी आर्मी में। तो एक लाइफ चेंज हुआ जब हम लोग अपने डैडी के साथ उनकी जॉब पे गए, जब वो असम में पोस्टेड थे। 2 साल वहाँ पे गुजारे, तो वहाँ से थोड़ा सा एक समझ में आया कि हाँ चीज़ें कैसे बेटर होती हैं। जो गांव की लाइफ थी वो, और जो वहाँ पे जो एक्सपीरियंस किया, दोनों चीज़ों में बहुत फ़र्क था। फिर 2 साल बाद फिर वही हुआ, डैडी की पोस्टिंग हो गई JNK में, और फिर वापस से अपने गांव की लाइफ लौटे हम लोग। वहाँ से फिर चीज़ थोड़ी सी बदली, क्योंकि जो चीज़ हमने वहाँ पे एक्सपीरियंस की थी पिछले 2 साल में, वो यहाँ पे बहुत काम आई चीज़ों को समझने के लिए। और थोड़ा सा एक बात होता है एक बच्चे के लिए जो मिलना चाहिए उसको, वो वहाँ से थोड़ा सा बेस अच्छा बना और प्रोग्रेस वहाँ से स्टार्ट हुई। बट हाँ, आईटी कभी दिमाग में नहीं था कि आप कभी आईटी ज्वाइन करेंगे। दिमाग में सिर्फ यही था कि भाई आर्मी बैकग्राउंड से हैं, तो आर्मी वाज द फर्स्ट चॉइस। तो या तो आर्मी हो या फिर पुलिस डिपार्टमेंट। तो यहाँ मैं आपसे बड़ा इत्तेफाक रखता हूँ, क्योंकि आपको जैसे पता है हमारे भी पिताजी फ़ौज में थे। तो हम सबका फ़ौजी के जो बच्चे होते हैं उनका शायद एक ही एजेंडा होता है कि पिताजी को वर्दी में देखा है, चांद तारे लगे हुए हैं उनकी वर्दियों में, तो वो गुरूर जो होता है, तो वही हम चाहते हैं उनकी तरह एक फ़ौजी अफसर बने। बिल्कुल ठीक है, पर आज हम दोनों एक आईटी। बिल्कुल। हाँ, ये एक्चुअल में आईटी का सोचा नहीं था। जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था मथुरा से, तो हम 4 फ्रेंड्स थे। BSc फाइनल ईयर तक कोई ऐसे प्लान्स नहीं थे कि हम लोग क्या पाथ चूज करें। पहले ये था कि BSc कर ले, चलो MSc कर लेंगे इसके बाद में, और फिर आगे सोचेंगे क्या करना है बाद में। फिर एक बार हम रात को मथुरा से लौट रहे थे, तो डिस्कस करने लगे यार अब 2 महीने बाद एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, अब आगे का प्लान क्या है। तो उसने ऐसे ही बोल दिया रैंडमली कि यार MCA कर लेंगे। मैंने कहा यार क्या MCA कर पाएंगे BSc के बाद? कि यार हम मैथ स्ट्रीम से हैं, हमें हो जाएगा, प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग कर लेंगे। तो मैंने कहा चलो ठीक है यार, फॉर्म्स मैं भी डालूंगा। फॉर्म सबमिट किया यूपी स्टेट एंट्रेंस एग्ज़ाम का, और होपफुली उसमें बहुत अच्छी रैंक आई। और फिर वहाँ से MCA के लिए एक पाथ बना, और फिर दिल्ली NCR में MCA में एडमिशन लिया, और वहाँ से ये जर्नी स्टार्ट होती है। तो आपको क्या लगता है, क्या ये एक इत्तेफाक की दुनिया है या सारे जरिए भगवान के द्वारा खोले गए हैं, और आज जो हम हैं जहाँ हैं वो कहीं ना कहीं ऑलरेडी हमारी जर्नी में लिखे हुए थे, हमें यहाँ पहुँचना था? बिल्कुल, देखो इत्तेफाक तो होता ही है इन चीज़ों को लेके। अगर उस दिन हम ये डिस्कशन नहीं कर रहे होते तो शायद मैं आज यहाँ बैठा भी नहीं होता। क्या पता कोई डिफेंस की जॉब कर रहा होता, या फिर कहीं पे कोई टीचिंग की जॉब कर रहा होता। और मुझे पता है, क्योंकि मैं आपको काफ़ी सालों से जानता हूँ,
तो आपने बीच में एक इंस्पेक्टर की जॉब के लिए भी आपने ट्राई किया था, और आप वहाँ लगभग होते कहीं पे बीच में मिस हो गया था कोई जी बिल्कुल। एग्ज़ाम? मैंने जगह पे ट्राई किया, डिफेंस सर्विसेज में, मैंने एयरफोर्स में ट्राई किया, इनफैक्ट मर्चेंट नेवी से तो मैंने ऑफर लेटर भी कर दिया था, मैं गया नहीं वहाँ पे। यूपी इंस्पेक्टर के लिए मैंने अप्लाई किया था, जो काफ़ी के वो वहाँ से नहीं हुआ अनफॉर्चुनेटली, बट वो डेस्टिनी जो आपको जहाँ लेके जाती है वहीं जाना होता है। और मेरे को किसी ने बोला भी था, जब मेरा रिजल्ट आया यूपी इंस्पेक्टर का, जब मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो किसी ने बोला भी था कि भैया ये आपको फ़ौरन नहीं लेके जाएगा, हो सकता है आप जिस लाइन में हो वही आपको फ़ौरन लेके जाए। और वो बात सही साबित हुई। बात में बिल्कुल सही साबित हुई। तो आप फिर यूके क्यों गए, मतलब यूके ही क्यों चुना आपने, और आप कैसे यूके पहुँचे, और क्या वो जर्नी रही, कितनी अच्छी रही, कितनी बुरी रही, और फिर आप वापस यूके से इंडिया भी आ गए, तो इस बारे में थोड़ा बताइए। जी, यूके कभी ऐसे हिट लिस्ट में नहीं था कि यूके ही जाना है। बस ये था कि जिस बैच से मैं निकला था एमसीए के बाद, ऑलमोस्ट 9 से 10 साल मैंने आईटी इंडस्ट्री में काम भी कर लिया था। बहुत सारे फ्रेंड्स गए थे बाहर, कोई जर्मनी में था, कोई यूएस में था, कोई यूके में था। तो ऐसे ही रैंडमली कोविड के बाद जब चीज़ें बदली तो वर्क फ्रॉम होम था, मैं घर से काम कर रहा था, ऑफिस चल रहा था मेरा एक फ्रेंड मुझे कॉल करता है जर्मनी से कि भाई एक अपॉर्चुनिटी है, लंदन जाओगे क्या? मैंने कहा भाई चले जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे, अगर अच्छा होगा तो बिल्कुल जाएंगे। तो उस वहाँ से वो एक पाथ ओपन किया है, गेटवे ओपन हुआ, इंटरव्यू शेड्यूल हुए यूके में, इंटरव्यूज दिए इंडिया से और सिलेक्शन हुआ। उन लोगों ने वीज़ा वगैरह देके मेरे को बुलाया वहाँ पे, और इस तरीके से मैं यूके पहुँचा, उस कंपनी के काम किया मैंने। तो एक जो आम बच्चा है, जो भारत का एक बच्चा है, जो हर घर में रह रहा है और ये पॉडकास्ट देख रहा है, अगर उसको जानना हो और समझ कि किस तरह से वो विदेश में जा सकता है, तो उसके क्या, तो आप अपनी जर्नी के बारे में जैसा बता रहे थे, आपने कैसे यूके में आप पहुँचे, तो अगर एक जो आम बच्चा है, जो भारत का बच्चा है, जो हर घर में बैठा है और ये पॉडकास्ट देख रहा होगा, और वो विदेश जाना चाहता है, किसी भी तरह की जॉब पाना चाहता है, आईटी नॉन आईटी, तो उसको क्या तरीके हैं उसके पास, क्या क्या रास्ते हैं, और किस तरह से वो भारत से बाहर जाके जॉब पा सकता है? पहला सवाल। दूसरा ये, क्या आज का जो अभी हमारा भारत जैसा अभी ग्रो कर रहा है, क्या उसको आउट ऑफ इंडिया जाना चाहिए या नहीं? और तीसरा ये कि अब जब एआई आ रहा है ना, तो इंडियन आईटी, जो इंडिया का आईटी है, हम तीसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्ट जो है आईटी का ही देते हैं पूरी दुनिया में, आफ्टर पेट्रोलियम, जेम्स एंड देन आईटी। तो कितना बड़ा चेंज ये आने वाला है उस, हाँ, तो मैं इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा जानना चाहता हूँ एक एक करके। तो पहला सवाल, कैसे एक बच्चा इंडिया जा सकता है? देखिए उसके ना वेरियस रूट्स हैं किसी भी कंट्री में जाने के लिए। अगर कोई बच्चा स्टडी के लिए जाना चाह रहा है तो वो एक स्टूडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई करेगा। यूके एक ऐसी कंट्री है जो आपको थोड़ा सा ना लीनियंसी देती है उस चीज़ में, अगर एज कम्पेयर टू कनाडा और यूएस। सिर्फ इंडियंस के लिए या सबके लिए? सबके लिए है कॉमन। अच्छा। बट मोस्ट जो मैं क्राउड देखता हूँ बाहर कंट्री में जाने वाले इंडियंस वीज़ा की अगर मैं बात करूँ तो हर कंट्री में, स्पेशली जो बिग नेम्स हैं, हाँ। यूएस, यूके, कनाडा, जर्मनी जाने वाले। यूके में एक प्रोसेस डिफरेंट है। आपको अगर आप कोई स्टडी के लिए जा रहे हो, इवन 1 ईयर 2 ईयर कोर्स के लिए, तो जो एक ना जब कंप्लीट करते हो उसके बाद में अगर आपको अपना वीज़ा चेंज करना है टू सम स्किल्ड वर्कर, जिससे कि आपको वहाँ की गवर्नमेंट करती है आफ्टर स्टडी, वो यूके में 2 साल के लिए है। अच्छा। अगर मैं कनाडा और यूएस की बात करूं तो वो शायद समथिंग अराउंड 3 to 6 मंथ्स का रहता है वो पीरियड।
थोड़ा सा हार्ड हो जाता है बच्चे के लिए कि अभी स्टडी करके निकले हो, एक ऐसी जॉब ढूंढना जहाँ पे आपको कोई स्पॉन्सर कर सके, जहाँ पे आप रूट टू ILR और PR के लिए जा सको। UK में थोड़ा सा वो आपकी इंडियन से मिलते कि आपको 2 साल हैं आपके पास, आप जॉब ढूंढिए अच्छी सी, स्पॉन्सरशिप ढूंढिए और फिर आप उसके बाद में उस रूट पे जा सकते हो। अच्छा, तो जितने एक्सपेंसेस आप करते हो अपनी स्टडी को लेके वो आप रिकवर कर पाते हो उन 2 सालों के अंदर। अगर आपको स्पॉन्सरशिप नहीं मिलती है तो आप एक अच्छी डिग्री लेके आप इंडिया वापस आ सकते हो और सारे फंड्स भी आप अरेंज कर सकते हो। तो ऑडियंस के लिए थोड़ा बता दीजिए ILR क्या होता है और PR क्या होता है? ILR एक्चुअली जब आप किसी वीज़ा पे जाते हो किसी कंट्री में तो उनके ना सर्टेन नॉर्म्स होते हैं कि आप इस ड्यूरेशन में इतने टाइम के लिए आप कंट्री से बाहर रह सकते हो, राइट? बट आप इनडेफिनिट लीव, अगर आपके पास ILR है किसी कंट्री का तो आप कितने आपके रेजिडेंसी पे कोई इफेक्ट नहीं डालेगी। ओके, ठीक है, तो कोई NRI बनता है, कोई इंडिया से बाहर जाएगा, जैसे ही आपको 180 डेज से बियॉन्ड आप रहने लगते हो तो आपके नाम क्या है NRI टैग लग जाता है by ओके, default, कि आप इंडिया से बाहर थे, अब आप NRI बन चुके हो, आप इंडिया से 180 डेज से ज़्यादा बाहर रह चुके हो। तो ILR के लिए भी होता है कि आप ILR में अगर आप हो तो आप 4 साल ही बाहर रह के आ जाओगे तब भी आपकी सिटीजनशिप वहाँ इम्पैक्ट नहीं करेगी। ILR के बाद होता है रेजिडेंसी उस कंट्री का, उसके बाद में फिर आप, क्योंकि आप परमानेंट रेजिडेंसी वहाँ की ले रहे हो तो आप उसके सिटीजन बन जाओगे। तो इंडिया अभी आपको डुअल सिटीजनशिप अलाउ नहीं करता, तो आपको यहाँ पे सरेंडर करना होगा अपना पासपोर्ट, देन यू कैन टेक द PR। अच्छा, तो ये तो हो गया एक स्टूडेंट के लिए जर्नी। अगर मैं एक मिड लेवल इंजीनियर हूँ, जॉब स्टार्ट कर चुका हूँ इंडिया में ऑलरेडी, तो उसके लिए कितना मुश्किल है और किस उम्र तक बहुत आसान रास्ता हो जाता है और किस उम्र के बाद थोड़ा मुश्किल हो जाती है जॉब मिलना? देखिए, एज इज़ नॉट अ बैरियर। अच्छा, मैंने देखा है जिस लेवल पे मैं काम करता था UK में, उस एज पे मैंने 60+ के बंदे भी काम करते हुए देखे, उस सेम लेवल पे। नहीं, मेरा सवाल ये है कि अगर मैं 40 साल का हूँ और यहाँ से UK जाना चाहता हूँ, मेरे लिए कितना मुश्किल हो जाएगा UK पहुँचना? वही मैं बताना चाह रहा था कि ऐसी कोई भी उनकी तरफ से कंस्ट्रेंट नहीं है कि आपकी एज इस चीज़ में कोई मैटर करेगी। अगर कोई बंदा यहाँ पे काम कर रहा है इंडिया में, उसको 5-6 ईयर्स का एक्सपीरियंस है या वो फ्रेशर भी है, वो 2 टाइप के वीज़ा इशू करते हैं। या तो आपकी कंपनी जो इंडिया में वर्किंग है उसकी कोई ब्रांच है वहाँ पे, तो एक ICT वीज़ा होता है, इंट्रा कंपनी ट्रांसफर्स, या तो आप उसके थ्रू जाएंगे, कंपनी आपको भेज रही है एक डिपोटेशन पे कि आप 1 साल 2 साल UK US में काम करेंगे जी। या फिर एक होता है, एक शॉर्टेज लिस्ट होती है जो एक हर कंट्री रिलीज करती है कि हमारे यहाँ ये ऑक्यूपेशन में शॉर्टेज है, उसके लिए वो स्किल्ड वर्कर वीज़ा इशू करती है लोगों को। तो वो कब रिलीज होती है? वो रहती है, ऐसा नहीं है कि ये वो लिस्ट हर ईयर में अपडेट होती हो, वो एक लिस्ट बनी हुई है स्पेशली फॉर IT। ये हमेशा US में भी और UK में भी ये है, ये शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट में आती है, तो उसके लिए वो स्किल्ड वर्कर वीज़ा रिलीज करते हैं। तो ये कहीं वेबसाइट पे देख सकते हैं या कहाँ देख सकते? उसके लिए UK के लिए स्पेशली gov.uk उनकी गवर्नमेंट की वेबसाइट है, उस पर सारी डिटेल्स अवेलेबल है। और वहाँ जाके आप सारी डिटेल्स, किस टाइप की वीज़ा होते हैं, कितनी ड्यूरेशन होती है, क्या ILR रूट है, क्या PR रूट है, वो सारा डिटेल्स उनकी साइट्स पे आप जाके देख सकते हैं। ओके, तो ये काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपने बताई अभी। और चलो वहाँ पहुँच गए, अब वहाँ पहुँचने के बाद की कहानी आप बताओ। अभी हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे इस पॉडकास्ट से बाहर कि वहाँ एक वेजिटेरियन होने के नाते कितना मुश्किल हो जाता है सरवाइव करना, क्योंकि मैं जानता हूँ आप ना तो नॉनवेज खाते हो ना ही किसी तरह का आप ड्रिंक वगैरह करते हैं, तो कितना मुश्किल रहा वहाँ आपको सरवाइव करना? ये बीइंग वेजिटेरियन थोड़ा सा मुश्किल होता है, स्पेशली यूरोपियन कंट्रीज़ में जहाँ पे मोस्टली नॉनवेज लोग प्रेफर करते हैं चीज़ों में। उसके लिए फिर आपको यही होगा कि आपको किचन में जाना पड़ेगा, आपको चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। अवेलेबिलिटी हर चीज़ की है, हर आइटम मिलेगा, इंडियंस को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बहुत सारे इंडियन स्टोर्स ऐसे होते हैं जहाँ पे आपको ऑलमोस्ट ईच एंड एवरीथिंग यू कैन बाय फ्रॉम देयर। अच्छा, बट आपको फिर जाके वो सब चीज़ें समझनी पड़ेंगी। टेस्ट का फ़र्क रहता है चीज़ों में। अगर आप रेस्टोरेंट में जाएंगे तो अगर आप टिपिकल इंडियन रेस्टोरेंट्स में जा रहे हो तभी आपको इंडियन टेस्ट मिलेगा खाने का।
अदरवाइज वो टेस्ट आप वहाँ के रेस्टोरेंट में तो नहीं ढूंढ पाएंगे वो टेस्ट जो हाँ, इंडिया का वो होता तो जाहिर है। तो कितना मतलब कितना सस्ता है वेज वर्सेस नॉन वेज? है। ये आप ये मान लो जैसे हमारे यहाँ अपोजिट है कि जो हम वेजिटेबल्स मार्केट से लेते हैं और जो हम नॉन वेज के लिए जाते हैं, जितना डिफरेंस यहाँ पे है वहाँ पे जस्ट उसका अपोजिट है। नॉन वेज वर्सेस वेज है। वेज वहाँ हमेशा कॉस्टलियर रहता है। वेजिटेबल्स क्योंकि बहुत सारी वेजिटेबल्स वहाँ पे नहीं होती हैं जो स्पेशली हम इंडियन लोग प्रेफर करते हैं, तो वो सब चीज़ें बहुत कॉस्टली पड़ती हैं एक इंडियन फैमिली के लिए। तो आप क्या डेली मतलब खाते थे? रोटी, नान, ब्रेड, चावल, अंडा? वही रूटीन अपना, राइस, रोटी और वेज। ओके। तो कुछ और बताइए। मुझे पता है आपका एक बेटा भी हुआ है जो यूके में बॉर्न हुआ है, तो वहाँ की मेडिकल फैसिलिटीज़ यूके की वर्सेस इंडिया आपको क्या लगता है कौन सी बेहतर है, और किसकी क्वालिटी में ज़्यादा अच्छा है, किसकी क्वालिटी ज़्यादा अच्छी है वर्सेस स्पीड ऑफ? अगर मैं बात करूं, जैसे इंडिया में क्या होता है, किसी को सर दर्द हुआ, पेट में दर्द हुआ या कुछ भी दर्द हुआ, आप मेडिकल स्टोर गए, आपने जाके दवाई ली और आपको आराम मिलना शुरू हो जाता है। आप अगर डॉक्टर को भी अप्रोच करते हैं तो तुरंत आपके पास डॉक्टर मिल जाते हैं। आपके एरिया में 50, 100, 1000 डॉक्टर आपको मिल जाएंगे। क्या ऐसा सेम यूके में है? वहाँ पे जी बिल्कुल डिफरेंट है कल्चर, स्पेशली फॉर मेडिकल लाइन। कोई भी चीज़ बिना अपॉइंटमेंट की नहीं होती वहाँ पे। जैसे हम लोग जाते हैं, कोई फॉरेनर वहाँ पे जा रहा है, तो हम जाने से पहले जिस भी टाइप का हम वीज़ा लेते हैं ना, तो उसी टाइम पे हम एक IHS फी पे करते हैं, जिसको हेल्थ सरचार्ज के नाम पे वीज़ा कॉस्ट के साथ ऐड करके वो कंट्री आपसे लेती है। ओके। उसके बाद में जैसे ही आप उस कंट्री में जाओगे तो आपको एक वहाँ की ना एक कार्ड मिलता है। उस कार्ड के बेसिस पे आप वहाँ के लोकल जीपी में जो जनरल प्रैक्टिशनर होते हैं उनको आप रजिस्टर करोगे। जैसे हमारे नहीं होता कि हमारा कोई फैमिली डॉक्टर है, हम उसके यहाँ दिखाने ही जाएंगे, वही डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे, तो ऐसे ही वो जीपी आपका बन जाएगा फैमिली डॉक्टर। तो मतलब मैं जिस सोसाइटी में रह रहा हूँ, मान लो वहाँ सिर्फ एक जीपी है, तो सिर्फ मैं उसी के पास जाके दिखा सकता हूँ और कहीं नहीं दिखा सकता? वो जीपी आप अपनी चॉइस से प्रेफर कर सकते हो, दूर का भी हो चलेगा। अच्छा। एरिया वाइज कोई डिफरेंस नहीं है। वो अगर आप कम्यूट कर सकते हो 10-15 माइल्स, अगर आप जा सकते हो जीपी के पास, तो वो आप जा सकते हो। ये प्रेफरेंस ऐसी नहीं है कि आप उसी एरिया के अंदर ही कोई जीपी सेलेक्ट करोगे। अच्छा। अगर आपने 10 माइल्स दूर का भी जीपी सेलेक्ट किया है तो आप उसी के पास जाएंगे। पर एक बार मैंने अगर जीपी सिलेक्ट कर लिया तो दोबारा मैं फिर किसी और जीपी के पास नहीं जा सकता, ऐसा? उसके पास मैं जा नहीं पाऊंगा जीपी के पास, बट मैं जीपी चेंज कर सकता हूँ। अच्छा। कुछ टाइम बाद। अच्छा। तो अगर मुझे कंसल्ट करना होगा तो मैं जीपी को ही कॉल लगाऊंगा उनके नंबर पे। अगर सपोज किसी को फीवर भी है तो जीपी को कॉल करेगा, जीपी आपको अपॉइंटमेंट देगा। तो जीपी इज जनरल प्रैक्टिशनर हु इज सिमिलर टू एमबीबीएस इन इंडिया। जी, एमबीबीएस डॉक्टर। वो एक टाइप का क्लिनिक है जहाँ पे मल्टीपल डॉक्टर्स होंगे। मैंने जो जहाँ पे मैं रजिस्टर्ड था वहाँ पे 5 to 6 डॉक्टर्स थे। वो शिफ्ट्स में काम करते थे। आप जाइए उनके पास, टाइमिंग उनकी वही है 9 to 5 और 9 to 6। इमरजेंसी केसेस वो नहीं लेते। अच्छा। इमरजेंसी केसेस के लिए आपके हॉस्पिटल्स ही हैं। कुछ भी ऐसा इमरजेंसी है तो आप हॉस्पिटल ही जाओगे, इमरजेंसी वार्ड में जाओगे, वहाँ पे आपको ट्रीटमेंट मिलेगा। बट नॉर्मल किसी चीज़ के लिए आप जा रहे हो, फीवर है, कोल्ड कफ है या और भी कोई चीज़ें हैं, उसके लिए आप जीपी जाओगे। अगर जीपी कंट्रोल नहीं कर सकता किसी चीज़ को, वो फिर आपको रेफर करेगा हॉस्पिटल। तो मेडिकल सर्विसेज मैं बोलूँगा कि बहुत अच्छी है वहाँ की, बट उस ट्रैक पे आने के लिए जो डिले होता है ना, वो डिले इंडिया में नहीं है, वहाँ बहुत ज़्यादा है। और मैंने ये ऑब्जर्व भी किया अपने बेटे के ट्रीटमेंट के लिए, अपनी वाइफ की ट्रीटमेंट के लिए। अगर एक बार आप उस रूटीन पे आ जाते हो, अगर आपको एक बार अपॉइंटमेंट मिल गई और आप डॉक्टर के पास चले गए, फिर वो आपका पूरा शेड्यूल बना देंगे कि आपको इस वीक आना है, आपको तब ये दवाइयाँ लेनी है, तब ये सारे चेकअप्स होंगे। फिर वो उसको फॉलोअप करेंगे। अगर आप नहीं आओगे तब आपको कॉल भी करेंगे आप क्यों नहीं आए, जो इंडिया में नहीं है। इंडिया में तो बस आप गए, आपने ट्रीटमेंट लिया, उसके बाद अगर आप नहीं आए डॉक्टर फॉलोअप नहीं करेगा उस चीज़। तो वो सरकारी डॉक्टर होते हैं एक तरह से, और उनसे अपॉइंटमेंट लेना थोड़ा मुश्किल है, मतलब नहीं मिलता है। लेकिन मिल गया
तो फिर आपका ट्रीटमेंट ऑन ट्रैक रहता है। बिल्कुल सब कुछ स्ट्रीमलाइन रहेगा, वो हर पर चीज़- मैंने कई बार केसेस सुने हैं, एक आपने भी बताया था कि कोई एक इंडिया के थे जो वहाँ जॉब कर रहे थे, जिनके पेट में दर्द उठा और काफ़ी दिन उन्होंने डॉक्टर को दिखाया और 3 महीने तक डॉक्टर बोलता रहा कुछ नहीं है कुछ नहीं है, पेन किलर देता रहा वो उसको, और जब उससे दर्द बर्दाश्त नहीं हुआ तो जैसे तैसे वो जब इंडिया वापस आया तो जब उन्होंने पेट में अपना जब उसका एक्सरे अल्ट्रासाउंड या जो भी उन्होंने चेकअप्स कराए तो पता लगा उनको पेट से रिलेटेड कोई गंभीर समस्या है जो कैंसर ट्यूमरस थी और कैंसर बन सकती थी। तो इस तरह के डिलेज भी प्रॉब्लम कर सकते हैं। मतलब मुझे ऐसा लगा कि उस मामले में इंडिया शायद बेहतर है। अगर आपको फास्ट ट्रीटमेंट चाहिए तो इंडिया इज़ बेटर प्लेस। वहाँ पे ना उनका एक सिस्टमेटिक प्लान होता है। ये मैंने ऑब्जर्व भी किया था, मैं एक्चुअली 2 बार ऑब्जर्व भी कर चुका हूँ इस चीज़ को। एक मेरे फ्रेंड के ट्रीटमेंट के लिए, जहाँ वो रात को मेरे को 12 बजे कॉल करता है, बोलता है भाई आजा, आज मेरा पैर स्लिप हो गया और मैं बिल्कुल पैर रख नहीं पा रहा हूँ और मेरे को लेके चल हॉस्पिटल। हम वहाँ, वो बंदा इतने पेन में था, हम 6 घंटे इमरजेंसी की लाइन में लगे रहे। उसके बाद भी हमें कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिला। हमको बोला जाता है कि आप बाहर जाइए रिसेप्शन पे, आप अपॉइंटमेंट ले लीजिए। अब आपको जब जिस डेट को अपॉइंटमेंट मिलेगी उस दिन का आपको वीडियो कॉल आएगी। ओह गॉड। तब वो आपको बताएंगे कि नेक्स्ट स्टेप क्या रहने वाला है। बंदा दर्द में है, उसको ना पेन किलर दिया सिर्फ ना पेन किलर इमरजेंसी दे दिया उसको। हाँ, अच्छा। कि आप ये लेते रहिए। हाँ। और आप यकीन नहीं मानेंगे, हमें अपॉइंटमेंट मिलती है 1.5 महीने बाद की। ओह गॉड। तब तक बंदा अपने आप ही ठीक हो गया था कि भाई मैं चल पा रहा हूँ, सारे काम कर पा रहा हूँ। वो उसको सिर्फ पेन किलर पकड़ा दी कि आप जाइए, जब तक अपॉइंटमेंट नहीं है आप ये खाइए। 1.5 महीने बाद उसका एक्चुअल ट्रीटमेंट स्टार्ट किया, जब तक वो 50-60% तो ठीक ही हो गया था। तो ऐसा क्या खास है यूके में या बाहर की कंट्रीज़ में जो हमारे बच्चों को वहाँ जाने पे मजबूर करता है? क्योंकि अगर इस तरह के डिलेज हैं और इस तरह का उनका प्रोसेस है तो ये तो बहुत लोगों के लिए लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है। देखिए, ये उनका प्रोसेस ये उन्होंने बनाया था अपने लिए, अपनी क्राउड मैनेजमेंट के हिसाब से प्रोसेस था। बट अभी जो चीज़ें हो रही है ना, इमिग्रेंट्स से ज़्यादा बढ़ रहे हैं उन कंट्रीज़ में, ये उस चीज़ को हैंडल करने के लिए कभी था ही नहीं। अच्छा, वहाँ के लोग इस प्रोसेस को कैसे मैनेज कर पा रहे हैं और हमसे ज़्यादा क्यों वो हेल्दी हैं? इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा ओबेसिटी कैपिटल बन चुका है, डायबिटिक कैपिटल बन चुका है, कैंसर कैपिटल बन चुका है, ना जाने कितनी बीमारियां हर आदमी में लगी हुई हैं। हम जबकि ताज़ा फल सब्जी खाते हैं उन लोगों के कंपैरिजन में, तो वो लोग किस तरह से इसको मैनेज कर रहे हैं और हम ऐसी क्या गलती कर रहे हैं? देखिए, उनका कल्चर बिल्कुल डिफरेंट है। उनका खान पान बिल्कुल हमसे डिफरेंट है। जो हम खा रहे हैं वो चीज़ उनके यहाँ है ही नहीं उस चीज़ को लेके। और हेल्थ को लेके बहुत कॉन्शियस हैं वो लोग। और स्पेशली जो हमारे यहाँ हो रहा है अभी, इन्वायरमेंटल इश्यूज जो हैं, वो हमारे यहाँ आधी बीमारियाँ जो मैंने खुद ऑब्जर्व किया है वो यहाँ के हवा और पानी से है। वहाँ पे आप जाइए, इतनी साफ़ हवा है। मैं वहाँ 2.5 साल रहा, आप यकीन नहीं मानोगे, मैंने एक भी टैबलेट नहीं खाई वहाँ पे। इवन मेरे को फीवर और कफ कोल्ड भी नहीं हुआ 2.5 साल में। जबकि यहाँ से मेरे ख्याल से 20-30% ठंड वहाँ ज़्यादा पड़ती है। अगर मैं दिल्ली से कंपेयर करूँ तो यूके में ठंड जब पड़ती है, जिस एरिया में था, वहाँ पे टेम्परेचर माइनस में भी जाता है। और 2.5 साल रहने के बावजूद भी मैंने एक भी दिन कोई टैबलेट नहीं खाया। यहाँ पे आने के साथ पिछले 1-1.5 साल के अंदर मैं 5 से 10 बार बीमार हो चुका हूँ। तो वो जो एक इन्वायरमेंट है ना वहाँ का, वो पानी भी टैप वाटर पीते हैं। हमारे यहाँ का आप टैप वाटर पी लीजिए, बीमार पड़ जाएंगे, आप नेक्स्ट डे पहुँच जाओगे हॉस्पिटल। तो वो चीज़ है। और उनकी लाइफ स्टाइल, वो आपको पार्क्स में वॉक करते हुए मिलेंगे, वो जिम हिट करते हुए मिलेंगे। 24/7 में जिम्स अवेलेबल रहती हैं लोगों के लिए। तो वो पूरी लाइफ स्टाइल मेनटेन रखते हैं। अगर वो कुछ ऐसा खा भी रहे हैं, जैसे हमारा खाना पीना उनसे अलग है, वो लोग ब्रेड्स और नॉन वेज में ज़्यादा रहते हैं, तो उनको मालूम है कि उसे बॉडी कंज्यूम कैसे करेगी। तो वो उस पूरे रूटीन को फॉलो करते हैं। और वहाँ 70-80 ईयर्स का बंदा भी आपको बिल्कुल फिट मिलेगा। तो रिटायरमेंट एज वहाँ 65 ईयर्स है, हमारे यहाँ 58 कर देंगे, 60 से हटा। तो अपनी बॉडी को लेके वो बेसिकली अवेयर हैं, बिल्कुल अपनी लाइफ को लेके अवेयर हैं। जैसे हम लोग जैसे चले जा रहे हैं आंख बंद करके, जो मिला खा लिया, जो मिला पहन लिया, जहाँ मिला चले गए, ऐसा नहीं है उनके यहाँ। लाइफ स्टाइल उनकी बिल्कुल लाइफ स्टाइल वो अपने आप को डिसिप्लिन्ड है, सॉर्टेड है, बिल्कुल डिसिप्लिन्ड है। तो एक
ये तो बात हो गई वहाँ के लाइफ की, वहाँ कैसे हम नॉर्मली रहते हैं। पर अगर हम बात करें कॉरपोरेट एनवायरनमेंट की, इंडिया में किस तरह का माहौल रहता है और वहाँ का किस तरह का माहौल रहता है, जो हम लोग नॉर्मली सुनते हैं कि वहाँ पे लोग बड़े डिसिप्लिन्ड हैं इस चीज़ को लेके भी कि अगर 9 to 5 वर्किंग आवर्स हैं तो 9 to 5 ही रहता है। वहाँ पॉलिसीज़ भी स्ट्रिक्ट हैं कि 5 बजे के बाद लोगों को अगर बोल दिया जाए तो शायद नहीं रुकते हैं। तो क्या ऐसा सच में है, और वो फिर भी हमसे ज़्यादा क्यों अचीव कर पाते हैं, हमसे ज़्यादा क्यों डेवलप्ड हैं? यहाँ 14-14 घंटे बंदे एक दिन में काम कर रहे हैं, वहाँ 8-9 घंटे में वो लोग सेम चीज़ अचीव कर पा रहे हैं। तो ऐसा क्या डिफरेंस है? वर्क कल्चर है, कॉरपोरेट पॉलिटिक्स कम है, या लोगों में इतना आपस में सपोर्ट है? क्या चीज़ है जो वहाँ के और यहाँ के कल्चर में डिफरेंस दिखता है देखिए, आपको? वर्क कल्चर डेफिनेटली डिफरेंट है। हमारे यहाँ शायद वीकली 45 आवर्स या 48 आवर्स हम लोग काम करते हैं। किसी भी एक नॉर्मल एनवायरनमेंट की हम बात करें, वहाँ पे जो मैक्सिमम वर्किंग आवर्स है वीकली, दैट इज़ 37.5, यानी वो दिन के 7.5 घंटे का ही मांगते हैं आपसे। उसके बाद आप चाहे जो भी करिए। स्ट्रिक्ट है अभी टाइमलाइंस को लेके। पॉलिटिक्स में तो कोई नहीं पड़ता वहाँ, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे हमारे यहाँ होती है लेग पुलिंग, कि कोई बंदा अगर टीम से आगे निकल रहा है तो उसको देखो, पॉलिटिक्स बनाओ और इसको पीछे खींच लो। वहाँ पे किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हर आदमी अपने काम में लगा हुआ है, उसको मालूम है कि मुझे क्या करना है, कब करना है। टाइमली आएगा, टाइमली जाएगा, कोई इधर उधर की चीज़ों में से पढ़ना नहीं होता। और वो लोग सिर्फ लाइफ को जीते हैं। वो ये नहीं कि हमें बस काम करना है, कि वीकेंड्स पे भी चले जाएंगे। वीकेंड्स पे कोई प्रेफर नहीं करता वहाँ जाना, और इसलिए वो लोग इनक्रेज करते हैं लोगों का, वीकेंड्स पे आइए, आपको कुछ कॉम्पनसेशन भी एक्स्ट्रा मिलते हैं वीकेंड्स पे आने के। बट लोग वहाँ के लोग प्रेफर नहीं करते इस चीज़ को। उन्हें अपनी लाइफ जीनी होती है। हमारे यहाँ थोड़ी सी अलग कहानी जो मैंने वहाँ ऑब्जर्व किया। वो लोग क्या करेंगे, जैसे एक एग्जांपल दूँ मैं, अगर वो 1 रुपया भी कमाएंगे ना, तो कोशिश करेंगे कि मैं इसको पूरा एक्सपेंस करके अपने ऊपर एक्सपेंस करूँ इस पूरे पैसे को लेके। हमारे यहाँ फ्यूचर प्लानिंग पहले होनी स्टार्ट हो जाती है, और उसका रीज़न भी है, वहाँ की गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करती है चीज़ों को लेके एट अ सर्टेन एज। उसके बाद में गवर्नमेंट आपकी पूरी लुक आफ्टर करेगी, आपकी सारी चीज़ें मैनेज करेगी। पेंशन बहुत अच्छी मिलती है वहाँ के लोगों को। घर नहीं है तो आपको घर भी देगी बना के, ठीक है। तो होमलेस पीपल वहाँ बहुत ही कम मिलेंगे। जो हैं वो ऐसे लोग होंगे जो बाहर से आके रहने लगे हैं, जिनका कुछ वो नहीं है। अगर वहाँ का कोई सिटीजन है तो शायद ही कोई होमलेस होगा। गवर्नमेंट पूरा सपोर्ट करती है। इवन अगर कोई बंदा नहीं है आपकी फैमिली में टेक केयर करने के लिए, तो आपको एक मेड मिल जाएगी, वो वहाँ से अरेंज करा देंगे, वो आपकी पूरी लुक आफ्टर करेगा। तो वो लोग फ्यूचर के बारे में नहीं सोचते ज़्यादा। और उसका रीज़न भी, हमारे यहाँ पॉपुलेशन आप देख लो कितनी है, वहाँ पे पॉपुलेशन उस हिसाब से कम है, और वो पहले डेवलप्ड हो चुके हैं। हमारी डेवलपिंग कंट्री है, उन चीज़ों की तरफ जा रहे हैं। नहीं, ये आपने काफ़ी वैसे अच्छा टॉपिक पॉइंट छेड़ा है। तो इसकी अगर जड़ तक जाने की सोचें हम लोग कि वजह क्या है, वहाँ के लोग क्यों इतने ज़्यादा चेयरफुल हैं और इतने ज़्यादा हम जैसे इंडियंस हैं, क्या हम रैट रेस में फंस गए हैं या सोसाइटी के प्रेशर में फंस गए हैं कि पढ़ो, पढ़ के नौकरी पाओ, नौकरी के बाद शादी करो, शादी के बाद घर लो, घर का लोन लो, शादी करने के लिए लोन लो, दुनिया को दिखाओ? क्या ये रैट रेस में जो हम फंस गए हैं, और ये जो 140 करोड़ की हमारी जनसंख्या है, जहां आप नहीं तो कोई और खड़ा है वही काम करने के लिए, शायद आपसे 2 रुपये कम में, क्या इसकी ये वजह है? डेवलपिंग है, चलो मैं मानता हूँ, यूके लेके तो हमसे ही गया है सब, पर क्या इसकी वजह ये हो सकती है कि हम 140 करोड़ की जनसंख्या है और जॉब्स कम है हमारे पास, और सोसाइटी का भी प्रेशर हमारे पास 24 घंटे सर पे मंडराता रहता है। हम लोन ले लेके घर ले लेते हैं, कई मतलब करोड़ों अरबों पैसे खर्च कर देते हैं। क्या इसकी वजह ये भी हो सकती है कि पॉलिटिक्स में ना चाहते हुए भी लोग बेचारे फंस जाते हैं कि उनकी जॉब बची रहे, बाकी जो जिसका जैसा हो रहा है हमें मतलब नहीं है? देखिए, दोनों ही चीज़ें हैं। सोशल प्रेशर भी है लोगों के ऊपर, दूसरा पॉपुलेशन में जॉब इक्वलिटी होना लोगों में थोड़ा सा मुश्किल है इंडिया में। उस हिसाब से अपॉर्चुनिटी उतनी नहीं है जितनी बाहर लोगों को होती हैं।
सोशल प्रेशर का मैं एक एग्जांपल दूंगा आपको। मेरे साथ एक बंदा काम करता था यूके में, स्पेन से था वो, दोनों हस्बैंड वाइफ यूके में रहते थे। अगर आप इंडियन हो तो आप ये चाहोगे कि अगर मैं एक अच्छी पोस्ट पे काम कर रहा हूँ, मैं अच्छा अर्न करता हूँ, तो मेरी वाइफ मतलब थोड़ा बहुत उस लेवल तक का काम करे कहीं, राइट। सोशल प्रेशर यही होता है कि आप ये चाहोगे कि मैं वो डिग्निटी मेंटेन करके रखूं, और कहीं पे ऐसा ना हो कि यार लोग मेरे को देख के ये बोलने कि यार ये तो इतना बड़ा आदमी और इसकी वाइफ ये काम करती है, ठीक है। उस बंदे की वाइफ लिटरली एक हाउस क्लीनर थी। और वो अच्छा। इतना प्राउडली बता रहा था कि भाई मेरी वाइफ हाउस क्लीनर है, और जो पर आवर बिलिंग करती है, घरों में जाती है, साफ सफाई करती है, पर आवर बिलिंग करती है। तो इसलिए वो लोग चीयरफुल है। वो उनको ये केयर ही नहीं करनी कि भाई मैं क्या काम कर रहा हूँ, मैं जो भी कर रहा हूँ सब बढ़िया है मेरे लिए, मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता सोसाइटी मेरे बारे में क्या सोचती है, कि मैंने ये पैसा कहाँ से कमाया, कैसे आ रहा है। चीयरफुल रहते हैं, अपना मस्त जीते हैं उस चीज़ को लेके। इंडिया में मैं शायद ही किसी बंदे को जानता हूँ जो ये बोल दे कि भाई मैं किसी कंपनी वीपी हूँ और मेरी वाइफ रेस्टोरेंट में वेटर है या कुछ काम करती है। हाँ, ये करती भी काफ़ी होगी, अच्छी आपने है ना। बात बताई। इससे मेरा ही एग्जांपल मैं ले लेता हूँ। मैंने और वाइफ ने प्लान किया था कुछ साल पहले, गुड़गांव में एक बिजनेस खोलेंगे जिसमें हम होम कुक्ड फूड डिलीवर करेंगे फ्रॉम होम इटसेल्फ। तो हमने पैम्फलेट्स छपवा लिए, सब छपवा लिए, और सब कुछ रेडी था। पापा को बात पता लगी तो वही उनका, हमारी बहू दूसरों के लिए खाना बनाएगी? नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं हमें शायद आगे बढ़ने से भी रोकती हैं। अब क्या ही इसके बारे में बोल सकते हैं। अब ये सोशल प्रेशर है, अब इसको कोई एक बंदा मिलके ठीक नहीं कर सकता। तो अनुज, ये तो बात हो गई वहाँ के कॉरपोरेट कल्चर की। आपने बताया आप वहाँ पे कैसे आप डेली क्या खान पान करते थे, पर कोई इंसिडेंट्स जो आपके जहन में छप गया हो और जो शायद पूरी ज़िंदगी आपके साथ रहे, अच्छा या बुरा कुछ भी हो सकता है, कुछ ऐसा कोई यादगार, मतलब कोई इंसिडेंट्स बताइए। एक इंसिडेंस है वहाँ की मेडिकल कंडीशंस को लेके, जो मेरे बेटे और मेरी वाइफ के साथ हुआ, जहाँ से मुझे लगा कि यार अगर फैमिली है साथ में तो वी शुड बी मोर कॉशियस। उसके बर्थ के बाद में एक्चुअल में वहाँ होता क्या है, जब बर्थ के बाद वो डिस्चार्ज करते हैं आपको हॉस्पिटल से, तो घर पे उनकी तरफ से जो उनको आप बोल सकते हो नर्स टाइप में होती हैं, वो आपके घर पे विजिट करती हैं आके। वो देखती हैं कि बेबी और मदर दोनों ठीक हैं। तो उस कंडीशन में ना वो कुछ टेस्ट भी परफॉर्म करते हैं आपके घर पे। तो मेरे बेटे को 10 दिन के बाद उसको जॉन्डिस उन्होंने कर लिया कि भाई ये जॉन्डिस डायग्नोस हो गया, डायग्नोस कर लिया। बट वो ना एक सर्टेन लेवल्स फॉलो करते हैं मेडिकल ट्रीटमेंट को लेके। तो वो जो जॉन्डिस था बट वो उस ट्रीटमेंट लेवल से नीचे था। तो हमको वो बोल के जाते हैं कि आप इसको मॉनिटर कीजिए, अगर बेबी फीड नहीं कर रहा हो या बेबी मूवमेंट नहीं कर रहा, बेबी बहुत लेजी है, तो आप लेके हॉस्पिटल आइए इसको। तो हमें एक दिन ऐसा ही महसूस हुआ कि यार बेबी तो खा भी नहीं रहा सुबह से, तो क्या करें, इसको लेके जाएं हॉस्पिटल। लेके गए, वहाँ भी उन्होंने बोला कि हम टेस्ट कर लेते हैं अभी, फिर देखते हैं टेस्ट में क्या आता है, ट्रीटमेंट चाहिए या नहीं चाहिए बच्चे को। टेस्ट किए, विदिन 24 आवर्स रिपोर्ट आती है, बोलते हैं अभी भी ट्रीटमेंट लेवल से नीचे है। हम लोग क्लियरली देख पा रहे हैं इसको जॉन्डिस हो गया है, आंखों में पीलापन दिख रहा है, बॉडी पे पीलापन दिख रहा है। इंडिया में आप जाओगे तो आपको तुरंत ट्रीटमेंट मिल जाएगा, और सबसे बड़ा ट्रीटमेंट है सनलाइट जॉन्डिस में, जो वहाँ मिलती नहीं आपको। वेदर उस लेवल का नहीं है कि जो आपको सनलाइट मिलती भी है तो इतनी हार्ड होती है, तो आप उससे आपकी स्किन जलती है। तो उसके बाद में हम घर आ जाते हैं। एक दिन फिर शाम को देखा कि बेबी बिल्कुल मूव ही नहीं कर रहा, वो खाना छोड़ दिया, कुछ भी नहीं कर रहा। तो हम लेके जाते हैं हॉस्पिटल। तब वो एक नई कहानी बताते हैं कि इसके तो पेट में इन्फेक्शन हो गया बच्चे के, और उसको उन्होंने ना बिना कुछ बताए पूरा ट्रीटमेंट कैसे क्या होने वाला है और क्या है रीज़न, 3 दिन के लिए एडमिट कर लिया उसको हॉस्पिटल में। तब लगा कि यार ये जब करना ट्रीटमेंट तब तो किया नहीं, जब ये बिल्कुल सीवियर लेवल पे पहुंच गया, अभी इसको ट्रीटमेंट दे रहे हैं बच्चे को, और वो भी इतना हैवी ट्रीटमेंट जो हम लोग देख भी नहीं पा रहे थे। उसके नोज में से नली डाल दी, टमी में कुछ हो रहा है तो वो निकलेगा ओवरफ्लो होके, और आप 50 ड्रिप लगा के फिर आप ट्रीटमेंट दे रहे हो। अगर ये काम वो पहले ही कर चुके होते
तो शायद वो इतना सीवियर होता भी नहीं। उसी ड्यूरेशन में मेरी वाइफ को भी प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई, सी सेक्शन से हुआ था बेबी, तो उसको भी मना था ज़्यादा मूव करने का। अब उनके रूल्स हैं, वो रूल्स फॉलो करते हैं कि हॉस्पिटल में आप जाओगे यहाँ तो आप जाके बेबी के साथ पेरेंट्स रह सकते हो, वहाँ पे सिर्फ एक ही बंदा रह सकता है। अब 15 या 20 दिन बाद डिलीवरी के, अभी पूरी बॉडी रिकवर भी नहीं करी है, आप बोल रहे हो कि सिर्फ एक बंदा रह सकता है, तो रहेगी तो मदर ही, क्योंकि उसे फीड भी कराना है बच्चे को। उसके वहाँ रहने से उसकी तबीयत खराब हुई, फिर उसको ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा, फिर उसके लिए वो बोल रहे हैं कि यार अभी तो ऐसा कुछ नहीं है, सब ठीक है, आप नॉर्मल डाइट फॉलो करिए, सब ठीक हो जाएगा। ये ऐसा मैंने 1.5 महीने झेला वहाँ पे, ना बेबी ठीक हुआ ना वाइफ ठीक हुई। तो फिर मैंने डिसाइड कर लिया कि भाई ये कंट्री अभी फ़िलहाल हम लोगों के लिए नहीं है। मेडिकल कंडीशन जितनी वर्स्ट है कि अगर आप उस ट्रैक पे जाना चाहते हो, क्योंकि वो लोग जो हैं, वो जो उनका मेडिकल ट्रीटमेंट का जो लेवल है वो उनके हिसाब से डिफाइंड है। वो लोग जिस तरीके का खाना पीना है उनका, उनकी बॉडी वैसे मेंटेन करती है उस चीज़ों को। और जो हम लोग जाते हैं, हमें तो मालूम है कि हमें एंटीबायोटिक्स के बिना फ़र्क नहीं पड़ने का, वहाँ पे वो लास्ट ट्रीटमेंट होता है एंटीबायोटिक्स। वो तब देंगे जब कोई भी दवाई आपकी बॉडी पे काम नहीं कर रही। पैरासीटामोल भी अगर आप वहाँ की लेके हम इंडियंस खाते तो वो हमें फ़र्क नहीं डालती, हमारी सुमो या डोलो काम करती है वहाँ, क्योंकि वो बहुत लो डोज की होती है। ठीक है, तो तब वो डिसाइड किया मैंने कि भाई ये यहाँ पे नहीं हो पाएगा। और ये बहुत वर्स्ट एक्सपीरियंस था। मेरे पेरेंट्स भी थे वहाँ पे, बोलते थे यार ये क्या है, मतलब ट्रीटमेंट ही नहीं मिल रहा है, भागे फिर रहे हैं, आप हर दूसरे दिन बुला रहे हो, आप कर रहे हो। और वो चीज़ इंडिया आने के 1 हफ्ते के अंदर अंदर मेरी वाइफ भी ठीक थी और मेरा बेटा भी ठीक हो गया। तो क्या यही वजह थी आपकी वापस इंडिया आने की? 90% यही रीज़न था, यही वजह थी कंट्री छोड़ने का, कि आप फैमिली से ऊपर कुछ भी नहीं होता ना आपके लिए, आप जॉब तो करते रहोगे, आप फिर भी कभी जा सकते हो। पर आजकल जो नया बजवर्ड कह लो या रियलिटी कह लो, जो एआई है, अब काफ़ी डीपली इसने इंट्रूड कर दिया डेवलपर्स की लाइफ में भी। कितना इम्पैक्ट डालेगा ग्लोबली जॉब करने के तरीके में, जॉब ढूंढने के तरीके में? अब मान लो एआई आ गया और एक बच्चा बेचारा जो कॉलेज में बैठा है 4 साल कंप्यूटर साइंस की डिग्री लेके, इंटरव्यूअर उसको क्या पूछेगा? जब एआई आ चुका है तो क्या इंटरव्यूअर उससे आज भी वही बेसिक क्वेश्चंस पूछेगा जो हमसे पूछे जाते थे, या फिर वो सवाल करेगा जो उसको रेलेवेंट लगते हैं कि एआई से वो यूज़ करके प्रॉम्प्ट लिख के किस तरह से कोई टूल बना सकता है या कोई सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकता है? तो मतलब क्या लगता है आपको, कितना इम्पैक्ट आ गया एक डेवलपर की लाइफ में, कितना इम्पैक्ट आ गया और जॉब ढूंढने के तरीके में कितना चेंज आएगा? देखिए, आज के सिनेरियो में एआई ने डेफिनेटली डेवलपर्स की लाइफ को इजी तो किया है, डेफिनेटली उससे थोड़ा सा इम्पैक्ट भी आया है। वर्क फोर्स पे हर कंपनी उसी हिसाब से कट लेके चल रही है, क्योंकि अब जो काम मिलके 10 लोग कर रहे थे, अभी एआई की हेल्प से वो 5 लोग कर पाते हैं उस काम को। वो स्पीड मिली है, आपको हेल्प मिली है। जो चीज़ हम 10 वेबसाइट पे जाके ढूंढते थे पहले, कोई चीज़ आप नहीं कर पा रहे हो, वो चीज़ आपको एक छोटे से प्रॉम्प्ट से मिल जाती है। और ये चीज़ मैंने ऑब्जर्व की थी जब मैं यूके में था 23 में। हम कुछ डेवलप कर रहे थे, मैं बैकएंड टीम का पार्ट था, मेरा कलीग फ्रंट एंड टीम का पार्ट। मैं कुछ चीज़ डेवलप करनी थी, दोनों तरफ ही वो चीज़ होनी थी। मैंने कुछ कोड किया, मैंने आधा दिन की मेहनत लगाई उस चीज़ को कोड करने में। और जब वो उस बंदे ने काम किया, वो मेरे पास लेके आया, वो बोलता है अनुज भाई देखना जरा, मैंने कुछ ये बनाया है। मैंने कहा भाई कहाँ से? चैट जीपीटी से। क्या है? उसने बिल्कुल एग्जैक्ट लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड वही सेम कोड उसने विद इन 5 मिनट जनरेट कर लिया, वो एक प्रॉम्प्ट डाल के। राइट। तब इतना इवॉल्व नहीं था, तब एक स्टार्टिंग फेज था एआई का, और अब डेफिनेटली बहुत इवॉल्व कर चुका है चीज़ों को लेके, और स्पीड मिली है डेवलपर्स को। आपने दूसरा क्वेश्चन ही पूछा कि अब जो बंदा अभी है इस फील्ड में, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, उसको क्या इम्पैक्ट होने वाला है। देखिए, बेस तो कहीं नहीं जाने वाला। अगर आपका बेस ही स्ट्रांग नहीं होगा, आपको ये नहीं मालूम कि एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में होना क्या है, तो आप फिर एआई की हेल्प नहीं ले पाओगे। करेक्ट। और ऐसी चीजें मैंने होते देखी हैं। आपको चाहिए कुछ,
एआई आपको कुछ और निकाल कुछ के देगा, और दे क्योंकि रहा है। आपने एक राइट प्रॉम्प्ट नहीं करी उसके सामने आपने सवाल सही नहीं पूछा। ना, और जो प्रॉम्प्ट सही नहीं होगा तो एआई तो प्रॉम्प्ट के हिसाब से रिस्पॉन्ड करेगा। और मैं आपको यही बता सकता हूँ कि अगर आप एआई से सेम प्रॉम्प्ट 4 बार लिख के पूछोगे ना, चारों तो बार आपको अलग 4 जवाब different देगा। आंसर मिलेंगे। हाँ, करेक्ट। और हर बार वो अपने आंसर को भी कॉन्ट्राडिक्ट कर सकता है। हाँ, कर सकता है बिल्कुल। तो यहाँ पे आपकी स्मार्टनेस काम में आती है। राइट। वो आपका एक्सपीरियंस जो आपने गेन किया है ओवर द इयर्स काम करके, आप उस चीज में से कितना अच्छा आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो अपने काम को लेके, वो वहां से आपको चीजें मिलेंगी। राइट। एआई डेफिनेटली काम को फास्ट करेगा, बट प्रॉपर रिप्लेस तो ह्यूमन माइंड तो नहीं कर सकता। ये काफ़ी अच्छा पॉइंट आपने रेज किया है, ये मैंने भी ऑब्जर्व किया है। एआई आपको प्लीज करने की कोशिश करता है, जो अगर मैं सही वर्ड बोलूं तो क्या करता है, अगर आपने बोला कि नहीं ये सही नहीं है, तो बोलेगा यस यू आर एब्सोल्युटली राइट, आई ऑल्सो री एनालाइज दिस एंड आई थिंक दिस इज नॉट राइट। और अगर आप दोबारा बोलोगे नो आई थिंक दिस इज रॉन्ग, यस यू आर राइट, दिस इज रॉन्ग, वो उसके 4 रीजंस लिख देगा। तो कहीं ना कहीं वो आपके सेंटिमेंट्स के अकॉर्डिंग अभी चल रहा है, जो मैंने भी ऑब्जर्व किया है। उसको आप 4 बार सेम सवाल करो तो वो चारों बार अलग जवाब देगा। और इतना इवॉल्व, ऑब्वियसली बहुत फास्ट इवॉल्व कर रहा है, और जितना उसको हम ट्रेन करेंगे उतना ही वो ट्रेन होता रहेगा। पर फॉर नाउ आई थिंक ऐसे माइंड्स की जरूरत है, ह्यूमन इंटरवेंशन की जरूरत है, जो एआई को ठीक से चला सके, उन टूल्स को सही से यूज कर सके। और फॉर डेवलपर्स तो ऑब्वियसली अभी हम ये तो नहीं बोल सकते कि कोई बिजनेस एनालिस्ट लेट्स से आया जो रिक्वायरमेंट लिखता है, एक बहुत बड़ी उसने रिक्वायरमेंट लिखी, और अगर मैं बिजनेस एनालिस्ट को बोलूं कि भाई तू चैट जीपीटी पकड़ या कोई भी टूल पकड़ और अपनी रिक्वायरमेंट डाल दे इसमें, और अब लिख दे कि तेरे को लेट्स से .NET में या किसी भी टेक्नोलॉजी में तेरे को प्रोजेक्ट चाहिए, तो आई डाउट वो जो देगा एक बिजनेस एनालिस्ट जिसको अभी टेक्निकल नॉलेज नहीं है, वो उसको चला भी पाएगा, वो समझ भी पाएगा। बिल्कुल राइट। वो जो चीजें आपको वहां से मिलेंगी, एआई काम कैसे कर रहा है, वो एक सर्च इंजन की तरह काम ही कर रहा है ना। जो चीज अभी तक बन चुकी है, जो चीज अभी अवेलेबल है ओवर द नेट, वो सबसे पुनः एक्सट्रैक्ट करेगा डेटा, आपके लिए जो बेस्ट फिट हो सकता है वो पूरा कंपाइल करके वैसा बनाएगा, वो आपको देगा उस चीज को। और जो इनोवेशन ह्यूमन माइंड में होती है वो कहाँ से लेके आएगा अभी? नहीं, अभी आ रही हैं, मतलब एआई इनोवेटिव होता जा रहा है, वो भी सीखता जा रहा है, बट यस उसको थोड़ा टाइम लगेगा उन चीज़ों को एकदम ह्यूमन लाइक माइंड की तरह बिहेव करने में। टाइम है, बट जो कॉरपोरेट सेंटिमेंट्स मैं अभी देख रहा हूँ, काफ़ी ज़्यादा वो लोग इस पर फोकस्ड हैं कि एआई आ चुका है तो हमें मैक्सिमम काम एआई से कराना है। उसका रीज़न शायद ये भी हो सकता है कि ह्यूमंस को मैनेज करने से ज़्यादा आसान शायद एआई को एक मैनेज करना हो, क्योंकि ह्यूमंस के अपने कुछ इमोशनल सेंटिमेंट्स भी होते हैं, है ना। आदमी इंसान छुट्टी भी ले सकता है, एआई शायद छुट्टी ना ले पाए, राइट। एआई तो 24 घंटे काम करेगा, एआई को जैसा बोलो वो शायद वैसा आउटकम दे दे। तो और काफ़ी इंटरेस्टिंग जो अभी जो देखने में आ रहा है, जो कंपनियां ये बोल के ले ऑफ्स कर रही हैं कि वी आर इम्प्लीमेंटिंग एआईज, उनके स्टॉक्स भी ग्रो कर रहे हैं, rather than falling down they are growing। तो ये एक मार्केट में एक पॉजिटिव अभी सेंटिमेंट है कि जो कंपनियां ले ऑफ कर रही हैं वो एआई का ज़्यादा यूज़ करेंगी। इसका मतलब कॉस्ट इफेक्टिव होगा और वो अपने ज़्यादा पैसे बचा पाएंगी। देखिए रेपिटेटिव वर्क जो भी कंपनीज कर रही हैं अभी, जैसे कोई रिपोर्ट जनरेशन का काम है, मालूम है डेटा फीड किया, रिपोर्ट जनरेट करनी है, ऐसे वर्क्स तो डेफिनेटली एआई करेगा।